अब मैं आज के मुख्य वक्ता पूजनीय आदरणीय श्री धर्मपाल जी से आग्रह करता हूं कि वो हम सभी को आशीर्वाद स्वरूप कुछ मार्गदर्शन देने की कृपा करें। अब शर्मा जी को सुनने के बाद तो मेरी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। थोड़ा बहुत कागज पढ़े हैं इधर उधर के, तो उस कागज पढ़ने से तो ये सब नहीं आता। वो सुनने से आता है, बात करने से आता है, या लोगों से परिचय होने से। और मुझे प्रदीप ने कहा कुछ दो तीन महीने पहले कि आप ये शिविर होने वाला है, मैं रहूं तो अच्छा है। तो मुझे भी लगा कि शायद कुछ सुनने को मिलेगा। मैं तो लोगों को जानता ही नहीं। अब 30-35 वर्ष से वो कागजों में थोड़ा डूब गया, या आलस्य में डूब गया। कुछ मालूम नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या कहते हैं, क्या शिकायत है उन्हें आज के संसार से, या शिकायत नहीं है। तो मैं सोचा था कि यहाँ बैठ करके कुछ सुनूंगा, और यही मेरा मन अभी भी है कि सुनूं। उसके बाद अगर कुछ मुझे कुछ सूझेगा तो शायद कह दूंगा। तो आज तो सुनने के लिए ही बैठा हूँ। और ये शिविर सफल हो। राजीव से मेरी बात हो रही थी पिछले 2-3 दिन से, बतला रहे थे क्या क्या वो सोचते हैं वगैरह, क्या क्या उनकी बात होती है अलग अलग जगहों पे, क्या विचार आते हैं, तो सब वो आपको बताएंगे ही राजीव। तो अब ये जो सब हो रहा है, इसमें से कुछ निकल आए, समझ निकल आए, हमारा परिचय हो जाए अपने लोगों से, अपने समूहों से, जातियों से, स्थानों से, गांवों से, जिलों से, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि वो परिचय होगा तो शायद वो आत्मविश्वास भी जगेगा, शक्ति भी आएगी, लोग कुछ करने लगेंगे। हम कुछ करा लेंगे। मान लीजिए हम कुछ कृषि करा लेते हैं, ये क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको कहते हैं। अब सारे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी आज से 100 वर्ष पहले। तो ये केमिकल फार्मिंग तो नहीं होती थी, वो सब हम लोगों से छुड़वा दी गई या हमने छोड़ दिया, या कुछ और कर लेंगे। वो तो ये पहले समझ लेने की बात है, और कौन लोग इसके काबिल हैं, क्या इसके तरीके हैं, ये पता तो चले। फिर उसमें कुछ पहले वाले में कुछ बदलाव करना है, कुछ कमी दिखती है। अभी वो प्रश्न पूछा कि ये लोहा 1902 में बनता था, तो 1900 अभी भी बनता है। ये इधर मध्य प्रदेश वगैरह में, सरगुजा वगैरह के इलाके में अभी भी लोग हैं जो इस तरह की भट्टियां चलाते हैं। उन्हें सरकार चलाने नहीं देती, पुलिस वाले चलाने नहीं देते। हो सकता है हमारी तरह के समाज सुधारक भी नहीं चलाने देते। कहते होंगे लकड़ी इसमें खराब होती है, आप लोग जानते नहीं हैं, मॉडर्न तरीके तो बहुत बढ़िया होते हैं, ये तो सब पुराना है, इसको छोड़ो, क्यों करते हो। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो लोहा जो बनता था, अभी तक बनता था, वो 200 वर्ष पहले संसार में जितना लोहा बनता था उसमें सबसे ऊंचा था। उसकी क्वालिटी जो थी वो ऊंची थी। और वो अमेरिकन लोग शायद आज भी कुछ ऐसा मानते हैं कि जो उस तरह का लोहा बनता था वो नहीं बना पाते। उनके कुछ लोग आते हैं यहाँ पे अनुसंधान करने, देखने, इस तरह की भट्टियां थी, या जो पहले जहाँ लोहा बनता था, जो कुछ बचा है, उस सबको समझने के लिए। तो वो जो हमें करना ही चाहिए था, आप तो इंजीनियर हैं तो उसे करा ही सकते हैं, इकट्ठा करिए लोगों को। तो ये सब जो हमारे तरीके हैं, अब ये नहीं कि ये सब हमें दोबारा से इनको सबको ही जीवित करना है। लेकिन जो समझ में आए, जो बच का हो, वो जो करना है, और अपने रास्तों पर चलना है। अब विदेशी रास्तों में कुछ होगा, शायद कुछ गुण होंगे, कुछ काम के होंगे, तो वो कुछ काम के होंगे तो देख लेंगे। लेकिन ऐसे अंधे होकर के नकल करते रहना, जो हम करते हैं, हर चीज में करते हैं, शासन चलाने में करते हैं, व्यवस्थाएं चलाने में करते हैं,
शिक्षा देने में करते हैं, वो तो छोड़ने की बात है। और वो ये आप लोग जो हैं और आप लोगों के साथ जो हजारों और लोग होंगे, वो छुड़वा सकें, बदलवा सकें अपने अपने इलाकों में। सारे देश में एक साथ नहीं होगा शायद, जहां जहां भी हो सकता हो। राजीव कहते हैं कर्नाटक में बहुत हिम्मत दिखती है, शक्ति है, समझ है, तो वहां के साधारण मजदूर भी आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें उनकी दिलचस्पी है, तो ऐसा मुझे बता रहे थे। तो अगर है तो ये तो बहुत ऊंची बात है और इसे जगाना चाहिए, तो वो हम करें तो अच्छा है। मैं तो यहाँ सुनने के लिए बैठा हूँ, लेकिन ये आप शिविर में ये सब बातें हो सकें, जितनी भी हो सकती हों, और कुछ निर्णय हो सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पूजनीय धर्मपाल जी। धर्मपाल जी के स्वभाव से मैं बहुत अच्छे तरह से परिचित हूं, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। तो उनके स्वभाव के अनुसार उनको तुरंत बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उनको अगर ब्रीफ कर दिया जाए कि हमने क्या किया है 4 दिन में, तो बोलना उनके लिए बहुत आसान होगा। तो ये बात मैं धर्मपाल जी के लिए कह रहा हूं और आपके लिए भी कह रहा हूं कि पिछले 4 दिन से हम लोगों ने जो बातें की हैं वो 2 तरह की बातें यहाँ पे हुई हैं। एक बात तो ये हुई है कि ये जो वेस्टर्न सेंट्रलाइज सिस्टम हमारे ऊपर लादा हुआ है अंग्रेजों के जमाने से, बहुत केंद्रित व्यवस्था जो इस देश में है, उसमें टैक्स भी शामिल है, उसमें बजट भी शामिल है, उसमें सरकार के कानून भी हैं, वगैरह वगैरह, नीति है, नियम है, व्यवस्थाएं हैं, उसकी एक समझ इन कार्यकर्ताओं को मिल सके, उस दृष्टि से यहाँ 3-4 व्याख्यान हुए हैं। ये जो वेस्ट का मॉडल है इकोनॉमी का, और जो उनके कॉन्सेप्ट हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है और कैसे चलाते हैं, पूंजी का उसमें क्या महत्व है, वगैरह वगैरह। फिर टेक्नोलॉजी की बात है, वो भी उसमें लाने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ इन्हीं 4 दिनों में एक और बड़ा काम हुआ है, वो रविंद्र शर्मा जी करके गए हैं कि अपना जो भारतीय मॉडल है वो कैसा रहा है। एक तो वेस्ट का मॉडल है जो हमने ले लिया है या हमारे ऊपर थोप दिया गया, उसमें इकोनॉमी क्या है, उसमें टेक्नोलॉजी कैसी है, उसमें व्यवस्थाएं कैसी हैं, उसमें नीति नियम कैसे हैं, वो है। दूसरा हमारा अपना क्या रहा है, भारतीय तंत्र कैसा रहा है, हमारी इकोनॉमी कैसी रही है, हमारा पूरा मार्केटिंग सिस्टम कैसे चलता रहा है, जातियों की क्या भूमिका रही है, समूहों की क्या भूमिका उसमें रही है। तो पिछले 4 दिन में लगभग ये 2 तरह की बातें यहाँ पे हुई हैं और ये कोशिश ये की गई है कि ये जो जितने हम सब कार्यकर्ता सहयोगी बैठे हैं उनकी एक समझ बन सके दोनों के बारे में। एक तो हम जो चला रहे हैं वर्तमान में, जो वेस्टर्न इंपोर्टेड सेंट्रलाइज सिस्टम, उसके बारे में कुछ समझ बन सके कि ये कैसा है, और दूसरा हमें जो भारत के बारे में बात करनी है या चलाना है उसके बारे में भी एक समझ बन सके। तो ये समझ बनाने की कोशिश में 2 तरह की बातें अभी तक यहाँ बार बार उभर के आई हैं। ज्यादातर उन्हीं दोनों तरह की बातों के लिए उदाहरण सबके सामने रखे गए हैं और ज्यादातर लोगों के मन में जो इन बातों को लेकर तरह तरह की शंकाएं हैं उनका निवारण करने की कोशिश की गई है। पिछले 4-5 दिनों में ये सब हुआ है। अब आप उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ जो भी कहेंगे वो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये दोनों ही बात कहें तो शायद इनको और अच्छा होगा कि ये जो वेस्टर्न सिस्टम है थोड़ा उसकी समझ और बन सके और हमें भारत में करना क्या है इससे बाहर निकल के उसकी भी कोई बेहतर समझ बन सके। मित्रों, आप तो बहुत सारी बातें कर ही चुके हैं और रविंद्र शर्मा जी को उस दिन दोपहर को तो मैंने भी सुना था, तो उससे अधिक तो कुछ कहने का होता नहीं है। मेरे ख्याल से वो तो सभी बातें कह चुके हैं। उस पर सोचने की बात है, उसमें वो कैसे होता था, कैसे चलता था, और दूसरे लोग बोल चुके हैं और लोगों और आप कि राजीव तो आपको बतलाते ही रहते होंगे कि जो भी इनका सोच आता होगा। क्या ये ठीक बैठ नहीं रहा? आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा, ये सब माइक वाइक तो बंद ही नहीं होने चाहिए हमारे। मुझे तो नहीं, वो पहले भी हमारे लोग बोलते ही होंगे 100-200 बरस पहले, 500 बरस पहले।
तो उनकी आवाज पहुंचती ही होगी। अब या तो हम इतने कमजोर हो गए हैं कि आवाज भी नहीं निकलती हमारे से, या हमारे सुनने में कुछ दिक्कत हो गई है। ये सब काहे के लिए? और छोटा सा मतलब 100-200 लोग बैठे हैं, उसमें माइक वगैरह का तो आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जैसे सीमेंट की नहीं होनी चाहिए। या उस दिन बात हो रही थी कि ये टीवी, अपने तरह का कुछ टीवी बनाया जाए, टीवी का एक स्टेशंस बनाए जाएं या रेडियो स्टेशंस बनाए जाएं, तो मुझे समझ में नहीं आता हम चाहते क्या हैं। रिड्यूस्ड वर्जन चाहते हैं क्या पश्चिम का? एक यहाँ एक समय स्मॉल मशीन की बात हुआ करती थी सन 50 के करीब, यहाँ भारत के समाजवादी लोग बात करते थे, बड़े बड़े नेता करते थे। तो स्केल डाउन करना चाहिए वेस्ट की मशीन को, जाइजेंटिसिज्म नहीं रहे, छोटी हो जाए लेकिन मशीन वही हो। फिर उसके बाद वो शूमाकर, डॉक्टर शूमाकर थे, उन्होंने अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की बात की। तो ये कि वेस्ट में जो पहले होता था, क्या शुरुआत में होता था मॉडर्निज्म से, उसी को स्केल डाउन करके हिंदुस्तान में फैलाया जाए या अफ्रीका में फैलाया जाए। अफ्रीका, जर्मनी से एक सज्जन आए, कोई आज से 20 साल पहले की बात है, दिल्ली में आए तो मुलाकात मेरी हुई उनसे, ऐसे ही हो गई। तो खाने पे बैठे थे तो मैंने पूछा क्या करते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि ये मैं भारत तो मेरा क्षेत्र नहीं है, मेरा क्षेत्र तो अफ्रीका है और मैं अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता हूं। लेकिन हमारे यहाँ की जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है वो बड़ी मुश्किल है अफ्रीका वालों के लिए। उन्हें भारत की अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है वो शायद बैठेगी, इसलिए भारत की अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी वहां ले जाऊंगा। अब ये तो चला नहीं करता, ये तमाशा है, यही हमें करना है। तो ये सब तो बंद कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ रखा है। और ये आर्थिक में जो आप लोग इतना पढ़े हैं, गांधीवादी भी पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही पढ़े हैं, ये आर्थिक क्या होता है मेरी समझ में तो कभी आया नहीं। समाज होता है, उसकी राजनीति होती है, उसको मजबूत करना, कमजोर करना, ये सब होता है। उसमें से आर्थिक निकलता है, उसमें से टेक्नोलॉजी निकलती है, उसमें से विज्ञान निकलता है। समाज जो है, समूह जो है, उनका मानसिकता क्या है, उनका स्वभाव क्या है, उस हिसाब से ये सब बनता है और उसमें से निकलता है। ये संबंध ये है, ये टेक्नोलॉजी संबंध नहीं है, आर्थिक संबंध नहीं है। और वो आर्थिक शब्द महात्मा गांधी ने इस्तेमाल किया और उससे कोई तय नहीं होता। मतलब बहुत लोग कहते हैं गांधी जी ने ऐसा कहा इकोनॉमिक, तो इकोनॉमिक शब्द वो बहुत इस्तेमाल करते होंगे, वो फैशन होगा, जरूरत होगी उस समय की। मुख्य तो उनका समाज से संबंध है। ऐसा ही मुख्य जितने पॉलिटिकल फॉर्मेशन होते हैं, थ्योरिस्ट होते हैं, उनका समाज से होता है। समाज का जो ग्रुप बनता है, उसके जो उसकी इंस्टीट्यूशनल फ्रेम जो बनता है उससे होता है। और इंस्टीट्यूशनल फ्रेम जो है उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो टेक्नोलॉजी, आर्थिक वगैरह हल करते हैं। तो ये आप लोग साफ करिए कि ये सब, क्योंकि शुरुआत आप कहीं गलत जगह से कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। मैं तो ज्यादा जानता नहीं, 2-3 मीटिंग में ही आया हूं, लेकिन जितना सुनता हूं, पढ़ता हूं, तो उसमें मुझे नहीं लगता। दूसरा मुझे लगता है कि ये सारे देश में फैल करके 2 आदमी यहां, 4 आदमी यहां, 10 आदमी यहां, उससे कुछ बहुत नहीं निकलेगा। आप कोई वो बना रहे हो, कोई क्या कहते हैं, कोई नया संप्रदाय बना रहे हो तो अलग बात है। लेकिन संप्रदाय बना रहे हो तो ये समाज समाज की बात मत करिए, लोगों की बात मत करिए। संप्रदाय तो ये नहीं करते हैं। संप्रदाय तो उन लोगों को जिनको ये वो संप्रदाय अपील करता है उनके लिए कुछ करते हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि देश के कुछ बड़े हिस्सों में, 2 जिलों में, 4 जिलों में, 300 जिलों में कुछ हो जाए।
और वो नहीं करेंगे और उसमें सब लोगों में हो। मतलब एक जिले की बात करते हैं, एक जिले में कोई 20-25 लाख की आबादी होती है, तो एक 20-25 लाख जो लोग हैं यहाँ के, जिसमें 4-5 लाख घर होंगे, वो सभी आपकी बात को स्वीकार करते हैं या आप जो कर रहे हैं उनकी बात है और आप उसके कारिंदे हैं। वो नहीं है, आप उसके नेता नहीं हैं, आप उस काम करने के लिए आए हैं, आगे अपने मन से आए हैं, लेकिन उनका काम करने के लिए जो वो चाहते हैं, उन्हें जरूरी है, जो वो खुद शायद कुछ हद तक ना कर पाते हों या उनके काम में अलग अलग तरह की बाधाएं हों, रोड़े अटके हों, उन्हें हटाने के लिए, क्योंकि आप लोग शिक्षित हैं, आप पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, देश का खर्चा हुआ है, मतलब इसी पीढ़ी में नहीं कई पीढ़ियों से ये हो रहा है, तो उसको अदा करना पड़ेगा। वो अदा तो हम नहीं करते, अब ये प्रदीप करता होगा शायद थोड़ा बहुत, लेकिन और लोग नहीं करते। मैं प्रदीप को जानता हूं इसलिए कह सकता हूं, कुछ भी कह सकता हूं। तो ये जरा सोचिए इस पे, और 2-4 जिले, मतलब देश में 4-6 जगह 10 जगह जहां भी संभव होता हो, सब जगह संभव नहीं होगा शायद, लोग बटे हुए हैं, बहुत कुछ दुर्घटनाएं हुई हैं देश में, पिछले 50 साल में काफी ज्यादा हुई हैं, और लेकिन अंग्रेजों ने तोड़ा है देश को, और अंग्रेजों की जगह हम उस शासन को करते इंग्लैंड में जाके या यूरोप में जाके या बुश के देश में जाकर के, तो हम भी शायद यही करते। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत बढ़िया निकलते, ये होता है इस समय। ये दूसरों का शासन जो है वो समाप्त करता है प्रजा को, देशों को, इकोलॉजी को। तो हमें जो करना है, हमें ये सब वापिस करना है, अपने को स्वस्थ करना है, दुरुस्त करना है, खड़े होना है, फिर आगे चलना है। चलने में ये हो सकता है कि हम दिशा में, वो 1800 में हमारी जो दिशा रही होगी, कुछ लोग चाहें कि उसी दिशा को लें, उसी की नकल करें, उसी में मामूली रद्दोबदल करके चलें। कुछ लोग चाहें कि नहीं, वो नहीं बैठेगा, कुछ और करेंगे। 4-6 तरह के विचार हो सकते हैं, वो उनको स्वतंत्रता होगी उसे करने की, लेकिन अपना करना, नकल नहीं करना है। मतलब क्योंकि वेस्ट में रेडियो शुरू हुआ है, टेलीफोन शुरू हुए, अभी मैं देख रहा हूं कि यहां तो मोबाइल वाले लोग बात हो गए हैं। ये तो बीमारी है। मतलब अगली दफा इस तरह की मीटिंग में इतने मोबाइल वाले नहीं हो तो अच्छा ही है, इतनी सारी गाड़ियां नहीं हो, कि गाड़ियों में बैठ करके लोग सवेरे सवेरे घूमने जाते हैं, ऑर्गेनिक फार्म देखने, ये तो कुछ ठीक नहीं है। कि मानसिकता का गर्व है, मतलब चाहते क्या है आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी के चक्कर में हैं क्या मजबूत समाज चाहते हैं और अपने सहारे खड़े होने की बात है, तो ये तो सब छोड़ देना चाहिए। मतलब हम दूर दूर जाते हैं, इसे रेल की जरूरत है, बसों की जरूरत है, कार की जरूरत है, ये मोपेड की जरूरत, मोपेड कहते हैं ना, मोपेड की जरूरत है। वो ठीक है, जहां तक है उसे चलाना पड़ेगा, बाद में छोड़ देंगे अगर छोड़ सके तो, लेकिन ये फालतू तो नहीं होना चाहिए। ये फालतू वाला जो है, क्योंकि इससे लगता है कि हमने कुछ सीखा नहीं है किसी ने भी, और वो थोड़ा बिगड़ते जा रहे हैं। ये जो हवा है, ये पेप्सी कोला की ही हवा नहीं होती, ये हवा बहुत तरह की होती है। अब ये प्रदीप वगैरह चिल्लाते रहते हैं पेप्सी कोला, कोका कोला, और वो कौन सा, वो कोलगेट और फलाना फलाना, और वो साबुन यहाँ का। अब इससे थोड़ी दुनिया चलती है, ये तो छोटी सी चीज है। ये और जो चीजें हैं वो हमें ढके हुए हैं, बांधे हुए हैं, उनमें से निकलना है। और ये कार और ये रेडियो और ये टेलीविजन और ये टेलीफोन, इसमें तो हम ज्यादा फंस गए। उस फंसने से तो निकलना पड़ेगा। कोई भी इतना जरूरी काम हमारा नहीं है कि उसके लिए हर वक्त, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूं,
मैं आपसे अलग नहीं हूं, आप ही जैसे हूं, लेकिन हम सबको सोचना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कह सकता हूं, मैं तो इस काम में नहीं हूं, इस मीटिंग में तो मैं कभी जाता भी नहीं हूं, ये तो मैं तो अपना काम कर रहा हूं, किताब पढ़ता हूं, कभी 2-4 पन्ने लिख लेता हूं, तो इसलिए मेरे साथ ये सवाल नहीं उठता। लेकिन वो ऐसी बात नहीं है, सबके साथ उठता है। अगर हमें ये समझना है कि कुछ दूसरी तरह का संसार बनाना है, तो उस संसार के हिसाब से चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, उसके अनुरूप होना चाहिए। तो ये अनुरूपता लानी पड़ेगी। और मेरा अपना ख्याल है कि ये राजीव को और उनके साथी जो लोग हैं, उन्हें भारत में 4-6 जगह, कर्नाटक में हो, इसमें हो, क्या है ये मध्य प्रदेश का जिला, छत्तीसगढ़ में हो, ऐसा मैंने सुना कि ये इनमें कुछ होने की संभावनाएं ज्यादा हैं इन इलाकों में। अब मुझे नहीं मालूम, मैं तो देश को जानता ही नहीं, एक जमाने में जानता था, अब तो बिल्कुल नहीं जानता। वहां संभावनाएं ज्यादा हैं। और जगह भी हो सकती हैं, राजस्थान में हो सकती हैं, शायद ये जो मेरा प्रदेश है जिसे मरा माना जाता है, उत्तर प्रदेश, इनका भी है, उसमें भी ये संभावना हो। ऐसा नहीं है कि वो 60-65 जिले हैं सभी रद्दी होंगे, 2-4 तो अच्छे होंगे उसमें भी, उनमें भी कुछ दम होगा। तो जहां दम हो, जहां लोग खड़े हो सकें, परस्परता ला सकें, आलस्य को दूर कर सकें, वहां तो ये करना चाहिए कि वहां की सभी व्यवस्थाएं, समाज चलाने से लेकर के बाकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, स्कूल होते हैं, बैंक पैसे का हिसाब होता है, अस्पताल हो, दवाई का किस्सा है, सड़कें हैं, पुलिस है, मिलिशिया टाइप का सिस्टम कुछ है, वो सब का सब वो लोग चलाएं। और इंडस्ट्री के बारे में तय करें कि क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, किस तरह का रखना है, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन कितना करना है, मिनिमम करना है, ज्यादा करना है, तो उस हिसाब से अपनी सड़कें वड़कें रखें। ये नहीं कि 50-50, 100-100 फुट चौड़ी सड़कें बन रही हैं, जो कि पिछले 10-12 साल से बन रही हैं। वैसे ही अमेरिका में शुरू हुआ था 1950 में, वहां रेल लॉबी में और रोड लॉबी में झगड़ा हुआ, और उसने रोड लॉबी जीती। और रोड लॉबी का मतलब कार और बसें, ये सब, तो इनका वो था, जोर था। तो ये आइजनहावर के जमाने में ये सब, ये क्या ओवर ब्रिज और फलाना ये सब बन गया, और उसकी नकल होती रही। जो कुछ समझदार देश थे वो उतना आगे उसमें नहीं गए। इंग्लैंड में कुछ रेलवे लाइन उखाड़ दी गई, लेकिन फिर उन्हें बंद किया गया, उखाड़ना बंद किया गया, और वो 2-4-6 जो उखड़ी थी उनमें से 1-2 वापिस भी लाई गई, और जगह शायद रेलवे लाइन वगैरह नहीं उखाड़ी गई। अमेरिका में तो बहुत बड़े पैमाने पे ये उखाड़ा गया। तो अमेरिका में तो बहुत चीजें संभव हैं, उन्हें मजा भी उसमें आता होगा, हमें मजा आता हो तो ठीक ही है, लेकिन मेरे ख्याल से मजा नहीं आता। हम तो आलसी लोग हैं उस हिसाब से, ये सब इतना, ये सब नहीं चाहते, ये कूदना उड़ना, ये तो हमारा आराम से बैठो भाई, चाय के लिए परेशान हो रहे। तो वो वेस्ट में ऐसा माना जाता है कि वेस्ट में टेंशन नहीं रहे तो वेस्ट जिंदा नहीं रहेगा, उसके स्वभाव के अनुकूल है टेंशन होना। तो ये सब सोच लेना चाहिए। और मेरा अभी भी दरखास्त है कि आप लोग 4-6-8 जगह जम करके काम करिए, 2-4-6 हजार लोगों को इकट्ठा करिए वहीं पर, और वो फैलाइए। ये नहीं कि ठीक है तुम हमारे से मेल नहीं खाते, तुम्हारे से हमें कुछ लेना देना, सब आपसे सबका आपसे मेल होना चाहिए। जो भी विचार बने, जो भी वो इंस्टीट्यूशन बनाए, कुछ भी करें, प्रोडक्शन करें, उसमें सबकी सहमति जैसे तो होना ही चाहिए। सहमति नहीं होगी, और सहमति होने में समय लग सकता है, लेकिन कराइए।
और यहीं के लोग हैं, कहीं बाहर के तो नहीं आए हैं। मतलब मैं तो विदेशी भी हो सकता हूं, लेकिन भारत के लोग तो विदेशी नहीं हैं, यहीं के हैं। तो उनका मन एक ही तरह का है, और अगर आसपास के रहने वाले हैं तो उसी तरह से सोचते होंगे। उन्हें इकट्ठा करने वाले लोग नहीं। महात्मा गांधी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, तो उन्हें अवतार मानता हूं। लेकिन अवतार हो या नहीं हो, उनसे जब पूछा गया महात्मा गांधी से, ये क्या आपने कर दिया? ये तो मरे पड़े थे लोग, बोलते नहीं थे। तो कहते नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं। मैं जो इन लोगों के मन में कुछ था, ये कहना चाहते थे, कह नहीं पाते थे, मैंने उनको उनकी बात को सबके सामने कह दिया और कुछ करने का रास्ता बतला दिया, यही किया। तो यही काम होने का है। मतलब महात्मा गांधी के पैमाने पे नहीं हम कर पाएंगे, छोटे पैमाने पे हम लोग करेंगे तो कुछ हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। और ये मत समझिए कि एक साथ सब होने वाला है सारे देश, वो तो होगा नहीं, और कोई बाहर वाला होने नहीं देगा। मतलब वो कोई बुश ही से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, वैसे शायद दुश्मनी बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन और देश भी, ये जो फ्रांस वाले होंगे, जर्मनी वाले होंगे, रूस वाले होंगे, ये सभी कहेंगे ये क्या कर रहे हैं हिंदुस्तानी, ये सब गड़बड़ फैला रहे हैं, एक बीमारी फैल जाएगी। इस तरह से होने लगा तो हमारे यहाँ के लोग भी कहने लगेंगे इन सब चीजों की क्या जरूरत है। इतना कम चीजों में अगर हिंदुस्तानी जी सकते हैं तो हम भी उसे दुगने में तो जी सकते होंगे। तो काहे के लिए मार काहे के लिए चल रही है? तो ये इसमें आप देखिए, और करना जो है वो तो ये कि ये तो हम करें, वो उसका आकर्षण इतना हो कि और लोगों को लगे कि भाई इसमें शायद कुछ रखा है, वो सोचना शुरू करें। ऐसा कि और लोग सोचेंगे नहीं, या ये दिल्ली वाले ही हैं, ये नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और ये चाणक्यपुरी, और ये कहाँ, ये अपना प्रधानमंत्री कहाँ रहता है, जहां वो रहता है उसके आसपास में वो लोग भी शायद उन्हें लगे कि भाई ये तो शायद यही अच्छा है। ये राष्ट्रपति हमारे बैठे हैं, ये 1-2 स्क्वायर माइल के एरिया में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी कहा कि हर्बल गार्डन बनाने वाले हैं, वो शायद बनाए तो अच्छा ही है। वो सन 45-45 में भी ये चक्कर चला था कि वो ग्रो मोर फूड होना चाहिए, तो राष्ट्रपति भवन के बगीचे भी कुछ खोज वोज दिए गए थे, लेकिन ज्यादा नहीं चलता है ये। वो ज्यादा चले, ये मतलब आगे से ये तय हो जाए कि ये तो राष्ट्रपति भवन का सारा एरिया है, उसमें से 90% हर्बल गार्डन ही होगा, तब तो बात है। वो करवा दीजिए, अगर आप लोगों में बल हो तो उसकी मांग करिए। उसने कहा है, अभी की ना उन्होंने अनाउंस किया है 4-6 दिन पहले, तो कहिए कि ये तो हमेशा के लिए होना चाहिए, कोई 1-2 बरस की बात नहीं है, इतना वो तय करें। तो देखिए क्या रिस्पांस होता है उनका, दूसरे लोगों का। तो ऐसे मतलब परमानेंट नहीं चाहिए, कोई टेम्परेरी कुछ नहीं है। देश को खड़ा कर रहे हैं परमानेंट दृष्टि से, नहीं खड़ा हो हमारी से अलग बात है, लेकिन कोशिश तो ये है कि ये 200-400-500 बरस के लिए तो खड़ा ही हो जाएगा। वो नहीं होगा ये है कि मैंने तो कर लिया, ये प्रदीप दीक्षित ने मूवमेंट चला लिया बड़ा सारा, और देखो मैंने चला के दिखा दिया, अब नहीं चला तो क्या हुआ, मैं क्या करूं। वो नहीं, इसमें इसको पलट देना है। ये जो हमारा संसार बना है, बिगड़ा है, 200 बरस में ज्यादा बिगड़ा है, उससे पहले से भी बिगड़ रहा है। हमारी अपनी गलतियों से बहुत कुछ हुआ होगा, बाहर वालों के इंटरफेरेंस से भी हुआ है। उसे खड़ा कर देना है, उसमें हिम्मत लानी है, उसमें कौशल लाना है। वो कौशल ये नहीं कि सीमेंट बनाएंगे सस्ते तरीके से या रेडियो बनाएंगे। हो सकता है कि रेडियो बनाए या सीमेंट बनाए, कुछ करे, लेकिन उस दृष्टि से नहीं।
जो जो जरूरी होगा वो बनाएंगे, जो हमें चाहिए, हमारे काम का हो, हमारे लोगों को पसंद हो, उसको बनाना। इसलिए नहीं कि और किसी ने बनाया था, रूस में बनाया था, चीन में बनाया था या जापान में, वो नहीं बनाया होगा, क्या करें हम उसका। ये अपने लोगों का सोचना है और ये नहीं मानना है कि अपने लोग जो हैं इस देश के वो जो मूर्ख हैं, वो मूर्ख नहीं हैं, हमारे से तो ज्यादा होशियार हैं। उन्होंने पिछले कई हजार वर्षों से हमें बराबर खाना खिलाया है, कपड़ा पहनाया है, हमने तो कुछ नहीं किया उसमें। यहाँ तो मेरे ख्याल से मतलब मैंने सुना कुछ किसान लोग आए हैं, हो सकता है उनके पुरखों ने किया होगा, लेकिन बाकी तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं, उन्हीं का देना है और हम भूखे नहीं मरे हैं। हो सकता है कभी किसी बरस में 2-3% अन्न कम हो गया हो, उससे ज्यादा तो नहीं हुआ। तो यहीं के अन्न से हम पले हैं, यहीं के कपास से हमारे कपड़े बने हैं, या ऊन से या दूसरी चीजों से। तो वो होशियार ही लोग हैं और उनके पास जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट था वो तो बहुत कम रह गया था। 1800 में अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए का रहा होगा तो मेरे ख्याल से ये 1930 में वो 100-150 रह गया होगा, ये मान लीजिए। या कुछ डाटा है कि जो खाना मिलता था साधारण काम करने वाले को 1750 में, वो शायद दक्षिण में 200 पाउंड पैडी का एक महीने में मिलता था और 1850 में वो 120 पाउंड रह गया, मतलब घटता चला गया। और अभी जो है वो उससे ज्यादा नहीं है। तो हालत तो खराब हुई है। मतलब हमारे लोग जो मानते हैं ना कि जो जरूरत है खाने के लिए, तो वो 120 पाउंड वाला ही मानते हैं। उन्होंने कभी वो नहीं, वो जो पूरा खाना चाहिए उसको नहीं मानते, या जो वेस्ट में खाने का भी वो माना जाता है, माप माना जाता है, वो नहीं मानते। अपने लिए मानते होंगे, हम तो बहुत खाते हैं, लेकिन साधारण लोगों को भी। तो ये सब तो ये बदलना पड़ेगा और थोड़ा देखना पड़ेगा पीछे, तब ये खाते पीते क्या थे, और इसके लिए खोज करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो किताब में हमने वो छपी थी जी 100 वर्ष पहले या 50 वर्ष पहले, या फलाने ने लिखी है, या महात्मा गांधी ने कुछ कह दिया है कि ये वहां से डेटा आया है, ये फलानी रिसर्च वालों ने, उससे खाली नहीं चलेगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि हम बहुत चीजों के वो पढ़े हैं, क्या विक्टिम क्या कहेंगे, विक्टिम है, मतलब है। हाँ, तो उसमें वो नहीं बैठेगा। तो अपने लोगों को थोड़ा दूसरी दृष्टि से देखिए, हेल्पलेस मत मानिए उन्हें थोड़ा मदद चाहिए। मॉडर्निज्म को जानते नहीं हैं, उनका मॉडर्निज्म के जो रुकावटें हैं उनको वो हटाना नहीं जानते। उन्हें हटाने में पढ़े लिखे लोगों का कुछ काम हो सकता है। लॉ के प्रॉब्लम्स होंगे, इतने सारे लॉज बने हैं, मतलब कितने होंगे, 2-4 हजार लॉज होंगे हिंदुस्तान में, तो वो फालतू हैं। उनकी जगह शायद 20-50 लॉज से चल सकता होगा। वो अंग्रेज बनाते चले गए, वो बनाया, एक रेगुलेशन बनाया, दूसरा रेगुलेशन बनाया, तीसरा रेगुलेशन, ऐसे ही बनते। उसके बाद हमने उनमें और जोड़ दिया, और उन्होंने जो बनाया था उसमें से तकरीबन कुछ नहीं घटाया। और ये जो हमारी लोकसभा है और हमारी ये विधानसभा है, उनका तो और कुछ काम ही नहीं है। लॉ बनाते रहना, काहे के लिए? ड्राफ्ट कौन करता है?
ड्राफ्ट उनके अफसर करते हैं, वो तो ड्राफ्ट नहीं करते, उन्हें करना भी नहीं आता। और अफसर जैसे हैं वे आप जानते ही हैं। और उनकी कितना भी शिक्षा दीक्षा ट्रेनिंग ओरिएंटेशन वो सब तो अंग्रेजी हिसाब से है ना। या आज अमेरिका घुमाते होंगे 2-4 महीने, या फ्रांस घुमाते होंगे, या इटली घुमाते होंगे, तो वहां से कुछ थोड़ा कबाड़ इकट्ठा करके ले आते होंगे, जो हम करते रहते हैं, तो उसमें नहीं बैठेगा। तो इन लोगों से कहिए। अब वो ये रविंद्र शर्मा जो कह रहे थे, रविंद्र शर्मा बहुत होशियार आदमी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन जो बात कर रहे थे वो तो यहाँ के लोगों की बात कर रहे थे, उनकी कैपेसिटीज बतला रहे थे। वो कहानीकार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो कोई अपना कौशल नहीं बतला रहे थे, यहाँ के लोगों का कौशल बतला रहे थे। ये समझने की जरूरत है। तो उस कौशल का एक आदर जब तक नहीं होगा तब तक हमारे लोग नहीं खड़ेंगे होंगे, और जब तक वो खड़े नहीं होंगे तब तक कुछ बहुत बन नहीं पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आप लोग मुझे क्षमा कर ली, मैंने फालतू बातें बहुत कही हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि धर्मपाल जी ने जो बातें रखी, क्योंकि धर्मपाल जी के बात रखने का जो सलीका है वो बहुत अजीब किस्म का है। मैंने पहली बार जब 1993 में सुना था, शायद 1993 या 94 था, इंदौर में एक विद्यार्थियों का कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें उस सभा में सिर्फ विद्यार्थी थे और ग्रेजुएट और उससे ऊपर के विद्यार्थी थे, या प्रोफेसर या अध्यापक जैसे लोग थे। शाम को धर्मपाल जी की सभा के बाद जब चर्चा हुई तो उसमें पता चला कि बड़ी मुश्किल से 2 या 3% लोग उस पूरी सभा के, लगभग 2,500 लोग थे, लेकिन उसमें से बड़ी मुश्किल से 2 या 3% लोग जिनकी समझ में ये बात आई। मेरे साथ बीएचयू के कुछ स्कॉलर बैठे हुए थे जो इंजीनियरिंग के छात्र थे, निकलते हुए उन्होंने कहा कि ये तो ऊपर से उड़ गया। तो ये अक्सर ऊपर से उड़ जाती है धर्मपाल जी की बात। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे साथी, चूंकि धर्मपाल जी की पुस्तकें हमने पढ़ी हैं, तो कुछ तो समझ में आई होंगी, और यह अपेक्षा भी करता हूं, क्योंकि धर्मपाल जी केवल बोलते रहे ऐसा नहीं होता। उनके साथ अगर आप चर्चा करेंगे, आप सब भागीदारी करें और जो भी समझे हैं उस पे कुछ ना कुछ चर्चा करें, ये मेरा निवेदन है। मुझे प्रश्न ये आ रहा है मन में कि लोगों की इच्छा को समझने का प्रयास किस तरह से किया जाए। वो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही तरह के स्थानों में रहते हैं, इतना अलगाव तो नहीं हो गया होगा कि उनकी क्या इच्छा है ये हमें समझ में नहीं आती होगी। हम पढ़े लिखे हो गए हैं, हमने वेस्टर्न थ्योरी को पढ़ लिया है, कुछ कर लिया है, वेस्टर्न रहन सहन हो गया है, कलर टेलीविजन पे बैठ गए हैं, मोबाइल जेब में पड़ा रहता है, ये सब तो हो सकता है, लेकिन उससे तो कोई ये कि हम उन्हें समझते नहीं हो, ये तो नहीं है। ये होगा कि हम उन्हें कंटेम्प्ट से देखते हैं, उनका सम्मान नहीं करते कि इन्हें क्या आता होगा, ये तो पढ़े भी नहीं, हम तो इतने 15 साल पढ़े, 18 साल पढ़े, या हम अमेरिका हो गया है या कहीं और हो गया है, और ये तो कहीं भी नहीं गए, ये तो 10 मील दूर भी नहीं गए होंगे, वो सब हो सकता है। लेकिन हम उनकी बात नहीं समझते हों यहाँ रहते हुए, ये हो कि 20 साल हम बाहर रह आए हैं इसलिए हमें समझ में नहीं आता, वो हो सकता है। लेकिन जो यहीं है, चाहे शहर में रहते हों, मान लो राजकोट में रहते हों, या सूरत में रहते हों, या अहमदाबाद में रहते हों, तो आसपास के जो लोग हैं पड़ोस में, और पड़ोस में खाली पैसे वाले ही नहीं रहते, गरीब लोग भी रहते हैं ना, और गरीब लोग घरों में काम करते हैं, ये सब होता है, तो उनको उनकी बात समझ में नहीं आती, ये तो नहीं है, बात तो समझ में आती है। ये पाते होंगे कि हमारे बस का नहीं कुछ करने का, तो क्यों नहीं हमारे बस का? ये हमारे समाज में सबका सम्मान क्यों नहीं होता, सबको खाने पीने को क्यों नहीं मिलता, सबको रहने को जगह क्यों नहीं मिलती, इस पे सोचने का प्रश्न है।
तो ये हमारे मन में उठता क्यों नहीं है, या उठता है क्या? अगर उठता है तो उसका इंतजाम क्यों नहीं करते? ये क्या हो गया हमें? वो भी मनुष्य हैं, हमें परेशानी होती है कि वहां कहीं 10,000 मील दूर अकाल पड़ गया, या भूकंप आ गया, या फलाना हो गया, उसकी चिंता होती है। इराक में इतने सारे लोग मार डाले गए, या कहीं और इतने मार डाले गए, और पिछले 50 वर्ष में हो ही रहा है ये सब। लेकिन अपने यहां लोग गरीबी से रहते हैं, आधा पेट खाते हैं, ये सब क्यों नहीं करते हम? इसको तो सोचने की बात होगी ना। हमें कुछ हुआ है, कोई श्राप दिया गया है हमें, हमारे पूर्वजों ने दिया होगा, तो उसमें से निकलना पड़ेगा, उसका प्रायश्चित कुछ होता होगा। ये कि समझने कैसे आए, ये कहां से बात आई? देंगे है ना। और बचपन में काफी हद तक सभी के बच्चे एक साथ थोड़ा खेलते होंगे, अभी थोड़ा मना करने लगे हैं, माँ बाप कहते हैं वहां मत जाना, वहां मत जाना, ये सब। लेकिन वो सब बच्चे उतना तो नहीं मानते हैं माँ बाप को, अच्छा ही हम नहीं मानते। तो ये सब अपरिचित कहां से हो गए? नहीं, हम शायद ये मान बैठे हैं कि हम ही नागरिक हैं। मैं मानता हूं कि भारत सरकार जो है ये मान गई, ये अपने मन में ये मान चुकी है कि इसके जो नौकर हैं तंत्र के, भारत सरकार के खाली नहीं, बाकी तंत्र हैं, प्रदेश सरकार है, म्यूनिसिपल कमेटी है, बैंक है, फलाने हैं, रेलवे है, सब ये जो है ये 3-4 करोड़ लोग हैं, ये ही नागरिक हैं, बाकी नागरिक नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो इनको पेंशन भी देती है, पेंशन में जब वो इन्फ्लेशनरी अलाउंस भी देती है, फलाना भी देती है। मुझे कोई एक कोडाई कनाल में 15-18 बरस पहले कोई एक आदमी मिल गया सड़क पर, वो कुछ जूते वूते ठीक कर रहा था, तो बात होने लगी। तो उसने कहा मैं तो फौज में था 1945 में, पंजाब में कहीं था। तो फिर उसने कहा कि अभी थोड़े दिन हुए किसी ने कहा कि तुम्हें पेंशन मिल सकती है, तो मैंने मालूम किया सरकार को साथ की होगी, तो मुझे 500 रुपये पेंशन मिलती। तो उसे 1945 में जब उसने वो नौकरी करता था तब 10 रुपये मिलते होंगे। तो इन्फ्लेशन इतना हुआ, तो पेंशन का रेट ये हो गया, और अब वो पेंशन 2000 के करीब होगी। तो वो तो कर लिया हमने, तो लेकिन ये 15-20% लोगों के लिए किया है। तो ये नागरिकता हमने 15-20% लोगों तक सीमित कर दी है। मतलब बहुत अच्छी नागरिकता ये भी नहीं है, लेकिन जो भी जितनी भी है, लेकिन इनकी जिम्मेदारी है, इनको ये भूखे नहीं मरे हैं, फलाना नहीं हो, फलाना नहीं हो, बाकी लोग मरते नहीं। ये कहां, किसने अलाउ किया ये? और ये आप लोग जो हैं, आप लोग तो जवान ही है ना, 28-30-35 वर्ष के हैं, कुछ ज्यादा के होंगे, तो क्यों नहीं एक विद्रोह क्यों नहीं खड़ा हुआ? वो थूक क्यों नहीं दिया गया राष्ट्रपति के मुंह पे या प्रधानमंत्री के मुंह पे? दिखाए के लिए बिल्कुल करना चाहिए, कंटिन्यूअस सत्याग्रह करना चाहिए। और तो सत्याग्रह के प्रदेश से आए हैं, आपको तो करना ही चाहिए था, आप लोगों ने नहीं सोचा। फिर मुझे विचित्र लगता है, मतलब मैं तो कमजोर आदमी हूं, कुछ आगा जाता नहीं है, कुछ किताबों का कीड़ा हो गया हूं, तो मैं अपने लिए तो बहाना ढूंढ सकता हूं, आप लोग तो बहाना भी नहीं ढूंढ सकते। मतलब आप विदेशी नहीं हुए हैं, मैं कुछ विदेशी हो गया हूं। आपकी बात से मैं ऐसा समझता हूं कि
आप ये चाहते हैं कि हमको लोगों के पास जाना चाहिए, गरीब लोगों के पास जाना चाहिए, और गरीब लोगों की इच्छा क्या है वो समझना चाहिए, और वो जो चाहते हैं उसकी दिशा में हमको काम करना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? नहीं, उस तरह से बदल दीजिए। ये तंत्र व्यवस्थाएं जितनी हैं, जिसमें वो आराम से हमारी तरह से जिंदा रह सके, हमारी जितनी उनकी आमदनी चाहे ना हो, वो होती रहेगी बाद में। फिलहाल जो साधारण जीवन है, वो साधारण जीवन वो जी सके, बहुत परेशान हुए बगैर। आज परिस्थिति ऐसी है कि हमारे बीच और आम जनता के बीच, एकदम गरीब लोगों के बीच काफी अंतर हो गया है। ये बात सही है। चाहे वो नौकरी करते हैं हम, या कोई धंधा करते हैं, या अपना खुद का कुछ काम चलाते हैं, फिर भी ये बात तो सही है कि एकदम गरीब लोगों के साथ हमारा नाता इतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन अगर हम एकदम गरीब लोगों के पास जाते हैं तो उसकी क्या तकलीफ है उसको समझ में आता है। समझो कि मैं एक दफा जा रहा था, उसमें एकदम गरीब लोग के पास गया कि भाई ये क्या करते हैं, तो समझ में आया कि वे भैंस रखते हैं और दूध बेचते हैं शहर में, और शहर के बाहर पड़े रहते हैं। अभी मैंने समझा कि उनके पास घास नहीं है, तकलीफें है, वो उसका पूरा नहीं होता है, घास वगैरह महंगा हो गया है और दूध का इतना पैसा मिल नहीं रहा है, और उसको तकलीफ में आ गए हैं। मैंने उनको बताया कि अभी तो डेनमार्क से दूध आने वाला है, तो तुम्हारा दूध का भाव भी कम हो जाने वाला है, हैरान हो जाएंगे। तो वे घबरा गए कि ये अभी तो ये भी पूरा नहीं हो रहा है, इसमें दूध का भाव टूटने वाला है, तो हम मर जाएंगे, ऐसा कुछ। तो फिर उनकी तो रहन सहन इतना सीधा साधा, बिल्कुल झोपड़े में रहते बेचारे, तो मुझे समझ में नहीं आया कि इनको मैं कैसे मदद रूपूं। तो ऐसी बात सब जगह है, कोई भी जगह हम जाए तो वो समाज का 80% लोग मुश्किल में है, आर्थिक तकलीफ में तो है ही, लेकिन वो उनको सरकार हैरान करती है, उसका भी डर है। अभी हमारे एक दो कार्यकर बहुत झोपड़ों में, जहां सब झोपड़पट्टी था, वहां गए कि उनकी तकलीफें क्या है समझने के लिए। तो उसने बोला सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि बुलडोजर आएगा, हमारा झोपड़े तोड़ देगा, ये डर लगता है, रात को सो नहीं सकते, वही तकलीफ है। क्योंकि हमने कहीं भी तो रहना तो है, तो उसने जगह देखी, वहां झोपड़ा कर लिया। तो उनको बोला कि हमको सबसे बड़ी तकलीफ यह है कि हमारा झोपड़ा टूट जाएगा, तो अभी बुलडोजर आके वो सब तोड़ देगा। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास वो रहते थे। तो फिर उसने बोला कि अगर आप हमको मदद करना चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी दिलवा दो इधर, क्योंकि उनको ऐसा ख्याल था कि जो अगर गुजरात विद्युत बोर्ड अगर इलेक्ट्रिसिटी दे दे तो वो झोपड़ा तोड़ने नहीं आएंगे, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उनको कुछ तो आधार है, ये इलेक्ट्रिसिटी इसके घर में आ गई, अभी झोपड़ा नहीं तोड़ना है। तो उसको बोला गया कि आपके लिए हम कोई ऐसी व्यवस्था कर दे जिसमें से बिजली हो। तो नहीं, वो नहीं चाहिए हमको, वो ऑथेंटिक बिजली आती है वो दिलवा दो तो हमारा झोपड़ा बच जाएगा। क्योंकि तो उसको ऐसा लगा कि तभी वो नहीं तोड़ते हैं। उसने देखा कि जहां जहां बिजली दे दी सरकार ने, उसका झोपड़ा नहीं तोड़ते हैं, तो हमारा झोपड़ा नहीं टूटेगा। ऐसी बहुत सी तकलीफ है। ये तो मैंने एक आपको मिसाल दिया, लेकिन जब भी ऐसे कोई सवाल का हल करने के लिए जाएंगे तो तुरंत हमको सरकार के साथ सत्याग्रह करने का मौका मिल आएगा। तो करना पड़ेगा ना। आपको तो राजकोट में 20 बरस पहले शुरू कर देना चाहिए था। हाँ। नहीं, अकेले नहीं। हाँ। मतलब ये 2-4 व्यक्तियों की बात नहीं है। हाँ, ये तो आपके 1000-2000 बड़े लोग जो हैं, हाँ। वो तय करें कि ये नहीं सहा जा सकता। हाँ। हमें तो इसे बदलना है। हाँ। ये सरकार जहन्नुम में जाए, जो भी सरकार हो, हाँ। कांग्रेस वालों की हो, बीजेपी वालों की हो, किसी और की हो, मार्क्सिस्ट की हो। अब यहाँ तो सरकार हुई नहीं अभी तक, शायद हो जाए। तो लेकिन ये हमें नहीं चाहिए। सरकार के बगैर हमारा जिला चल सकता है, हमारा पड़ोस चल सकता है। मुझे आपकी बात कुछ समझ में भी आती है, लेकिन आपको बहुत कुछ समझ में आता होगा। आप समझ में आती है, लेकिन हिम्मत इतनी नहीं चलती। हाँ। और राजीव भाई के साथ कभी बात करते हैं तो राजीव भाई सब बोलते हैं कि आपकी कोई ताकत नहीं है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि संगठन हमारे पास इतना बड़ा नहीं है। तो
नहीं, वो देशव्यापी संगठन मत बनाइए। हाँ, नहीं ये तो मैं समझा। कुछ इलाकों में बनाइए। बोलते हैं कि आप सरकार हैरान कर देगी, हम मर जाएंगे। फिर हमको वो बात समझ में आ जाती है कि सच्ची बात है कि सरकार हमको हैरान करेगी और हम सरकार आपकी सरकार को हैरान क्यों नहीं कर सकते? इतनी हमारी ताकत नहीं बनी है ना। नहीं हाँ। लोग आपके साथ होंगे। अगर 1 या 2 जिले के लोग आपके साथ हैं तो ये सरकार हैरान नहीं होगी। अरे अंग्रेज हैरान हो जाते थे, ये हैरान नहीं होंगे। इनमें ज्यादा दम है क्या? कोई भी हो, वो नरसिंह राव की सरकार हो या इसकी सरकार हो, अटल बिहारी वाजपेयी की हो, या कल इनकी आ जाए, आडवाणी जी की आ जाए, या और किसी की आ जाए, वो हैरान नहीं होंगे। इनमें ताकत ज्यादा है, मनोबल ज्यादा है। क्या मानते हैं आप? कुछ भी नहीं है, लेकिन सत्ता ज्यादा है। धक्का दीजिए। हाँ। अरे धक्का दीजिए, ठोकर मारिए तो हो जाएगा। नहीं क्यों नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं ये समझ में आता कि क्यों नहीं इकट्ठे होंगे तो क्यों नहीं होगा। हाँ ठीक है, अकेले नहीं होगा। हाँ अकेले नहीं होगा, लेकिन समाज जागेगा तो होगा। और उसमें से ये जो सरकारी तंत्र है उसके आधे लोग आपके साथ आ जाएंगे। उनका लोकल पेट्रियोटिज्म जगेगा। सब बिके नहीं है। आप ये माने कि बिक गए हैं या ऐश्वर्य में पड़ गए हैं, ऐसा सबके साथ नहीं है। लेकिन एक बात तो सही है कि जो अगर ऐसा काम हम करना चाहे तो हमको जेल में जाने की और मिलकत गंवाने की तैयारी रखना पड़ेगा। अब ये तो आप सोचिए, आप तो जेल में वाले ज्यादा हैं ना। मैं तो 2 दिन के लिए ही, 2 महीने के लिए ही थाने में रखा गया था, तो ज्यादा नहीं। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। अरे आप प्रश्न मत पूछिए। आप नहीं, मैं ऐसे ही भय लगता है मुझे। नहीं, मैं ये केवल अपने ही लिए नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे तो मैं कभी भी अपने लिए पूछ सकता हूँ। हमारे सामान्य जन से हमारे प्रबुद्ध जन की जो मानसिक दूरी बढ़ गई, उनसे हमारा संवाद नहीं रह गया, उनके मन की बात हम नहीं जानते। जिनके प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं उनको तो हम कतई नहीं जानते, या जिनके लिए काम करने की बात करते हैं उनको नहीं जानते। दिमाग पश्चिमी बन गया एक तरीके से। मैं थोड़ा सा ये जो जानना चाहता हूं, और बाकी के सब लोग भी मुझे लगता है जानना चाहते होंगे, कि ये पश्चिम का जो मानस है, जिसमें हम कुछ एक अंश हमारे दिमाग में आया है, ये पश्चिम का मानस पश्चिम में कैसे बना जो आजकल का है, और दूसरा उसका प्रभाव हमारे ऊपर धीरे धीरे इतना कैसे आया जिससे कि हम अपने जन सामान्य से कटते चले गए। इसके बारे में थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अगर आप बता देंगे तो हम लोगों को शायद आज ज्यादा समझने में आसानी हो जाएगी। तो यूरोप का थोड़ा सा और थोड़ा हिंदुस्तान का जो ऐतिहासिक ये बिखराव आया है हम लोगों में यूरोप के कॉन्टेक्स्ट की वजह से, वो यूरोप के साथ के इतिहास के बता देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और शायद सबको बात समझ में आ जाएगी। ये तो इतिहास वाले लोग यहाँ बैठे होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत कुछ। नहीं, वो यूरोप का जो जितना मैं समझता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं समझता, वो ये है कि यूरोप में 2-4 हजार बरस से जब से यूरोप के बारे में ज्यादा जाना जाता है, उनका जो पॉलिटिकल थ्योरी है, विचार है, जो दर्शन है, उसमें ये विजय करना बहुत ऊंची चीज है। और जो विजय पाता है, जो कुछ भी है जिसपे विजय पाता है, वो सब उसका निजी हो जाता है। लोग भी, जमीन भी, खाने भी, पहाड़ भी, नदियां भी वगैरह वगैरह, उसका अधिकार हो जाता है। और फिर वो उसको अपने हिसाब से, वो कैसे उसका तंत्र होगा, कैसी व्यवस्थाएं होंगी, कैसे चलेगा, कौन लोग चलाएंगे, ये करता है। इंग्लैंड के बारे में ऐसा माना जाता है, मतलब वो लोग कहते हैं कि आज से कोई 950 बरस पहले वहां नॉर्मन करके एक कबीला आया, बड़ा कबीला है, 1 लाख 2 लाख लोग होंगे शायद, और
वो इंग्लैंड में ही नहीं आया, वो सिसिली में भी गया, रूस में भी गया। कहीं नॉर्दर्न यूरोप के इलाके से आया है या सेंट्रल एशिया के भी से भी संबंध हो सकता है। तो वो आता है तो तब से वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। वो आता है तो कानूनी तौर से, लॉ के हिसाब से, एक्चुअल नहीं, एक्चुअल तो समय लगता होगा। वो ये करता है कि वहां का जितना जो कुछ भी है रिसोर्सेज हैं वो कॉन्करर के हो जाते हैं। वो ऐसा माना जाता है कि 95% तो हो ही जाते हैं उसके। 5% वहां जो पहले लोग थे उनके पास बचे रहते हैं। फिर इस 95% को वो बांटता है। तो उसमें वो जो है 1/4 तो कॉन्करर के पास रहता है, 1/4 जो क्रिश्चियन चर्च है, एस्टेब्लिश चर्च है उस समय का, उसको देता है, और आधा जो है उसके फॉलोअर्स को दिया जाता है, बड़े फॉलोअर्स को 500 होंगे, नोबल्स वोबल जो कर रहा है। और फिर उसके लिए लॉ बनता है। इसको प्रिजर्व करने के लिए एक ऑर्डर बनाया जाता है, जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने 1760 के बाद बनाया, और उसको लेजिटिमेट किया जाता है ये लेने को, और उसमें 101 बरस लगते होंगे उसके अप्लाई करने में। फिर वो मैग्ना कार्टा वगैरह होता है उनके यहाँ, जिसमें जो नोबल्स हैं, जो उसके फॉलोअर्स हैं और जो राजा है, उनके बीच एग्रीमेंट होता है कि वो ज्यादा काम उनकी सलाह से करेगा। और वो तब से 1850-60 तक वो चला आया है, 800 बरस के करीब वहां चला है। वो मॉडल है उनका। और अभी भी जो इंग्लैंड की समाज है, तरीके हैं, उसी पे मॉडल है। तो इंग्लैंड का तो इतना मालूम है। उसी तरह का कुछ मिलता जुलता और जगह है शायद यूरोप में, रोमन टाइम से है, रोमन से पहले से भी हो सकता है। उसके जो दार्शनिक हैं, हो सकता है अरिस्टोटल से पहले के लोग हों, मुझे नहीं मालूम ज्यादा, लेकिन इसी तरह का विचार है, कॉन्क्वेस्ट का विचार है। अच्छा, और वो कॉन्क्वेस्ट में ये होता है कि जो समूह हैं, ट्राइब्स हैं, उनको समाप्त करने की कोशिश की जाती है और व्यक्तिवाद फैलाने की कोशिश की जाती है, जिसमें समय लगता होगा, कई 100 बरस लगते होंगे, कहीं कम होता होगा, कहीं ज्यादा होता होगा। तो यूरोप में ये आया, सेंट्रलिज्म आया, उसके फिर रूप बदलते चले गए, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी तक आ गए। लेकिन ये हुआ कि समूहों को तोड़ दिया गया। कुछ रह गए होंगे लेकिन उनका लीगल एग्जिस्टेंस नहीं रह गया, तो वो समूह खत्म हुए। तो स्टेट से टक्कर लेने वाला कोई नहीं हुआ। और इंग्लैंड में ये है कि 1890 तक ट्रेड यूनियन इलीगल है, ट्रेड यूनियन नहीं है। इंडस्ट्री है, मतलब फैक्ट्रीज बनी है, लेकिन ट्रेड यूनियन नहीं है। फ्रेंडली सोसाइटीज हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट या लॉयर या डॉक्टर जो यहाँ कुछ बैठे हुए भी हैं, उनकी फ्रेंडली सोसाइटीज अलाउड हैं, ट्रेड यूनियन बनाना अलाउड नहीं है। अच्छा, वो ट्रेड यूनियन के खिलाफ हैं, वो तो स्टेट से टक्कर हो जाएगी। तो ट्रेड यूनियन 1890 के करीब कुछ बात चलती होगी, उसमें बनने शुरू हो गए। उसी के बाद वो कुछ 1830 में इंग्लैंड में कुछ तय होता है कि जो फ्रेंचाइज है, जो मत देने का है, वो तब शायद 1830 के करीब पुरुषों में 21 वर्ष से ऊपर या 25 वर्ष से ऊपर कोई 10-12% लोगों को ये मत देने का हक है। तो तब ये वो रिफॉर्म एक्ट करके कुछ कहा जाता है, उसमें कुछ ऐसा कहा जाता है कि ये बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे करके, और एक समय आएगा कि सबको ही मत हो जाएगा। तो वो 1918 के करीब सबको मत हो जाता है। उस बीच में मेरे ख्याल से, जो जितना मैं
समझता हूं, उनकी तैयारी होती है कि शासन की जो बागडोर है तंत्र की, वो एक परमानेंट सिस्टम की ओर सौंप दी जाए। तो वहां ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, जिसको ब्यूरोक्रेसी भी कहते हैं, वो बनाया जाता है। 1860 के करीब ये बन जाता है। तो ये जितना व्यवस्थाओं को चलाने का काम है, उनके संबंध हैं, ये सब ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम करने लगता है। और पार्लियामेंट के लिए जो जो जरूरी है, उसको जो जो खबर चाहिए, उसको जो जो बिल पास करने हैं, तो उनका ड्राफ्ट वगैरह ये सिस्टम बनाता है। पार्लियामेंट नहीं बनाती, पार्लियामेंट उस पर चर्चा करती है, बात करती है, उसे नापसंद है फेंक देती है, कहती है दूसरा बनाओ, तीसरा बनाओ, चौथा बनाओ, लेकिन खुद बनाने का नहीं है। वो बनाने वाली एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। तो एक तरह से जो चलाना है वो उनके हाथ में चला जाता है। तो यही यूरोपियन तस्वीर होगी। हमारे यहां तो जैसे उन्होंने कहा ना उस दिन शर्मा जी ने कि वो कुछ 1000 लोग हो गए, तो उन्हें लगा कि ये तो 1000 लोग तो बहुत हैं, इनसे रिश्ता नहीं रखा जा सकता, तो इनके 3 टुकड़े कर डालो, 300 के। तो कुछ इस तरह की मानसिकता हमारी शायद है। अब वो उसमें अतिशयोक्ति हो सकती है, वो मैं नहीं कह रहा। मतलब यहाँ अब वो ये सेंसस हुआ जो जनगणना अंग्रेजों ने की 1981 में पहली बार की, आज से 120 वर्ष पहले। तो उस जनगणना में वो जाति मुख्य है, उसमें धर्म मुख्य नहीं है, जाति मुख्य है। और कई हजार जाति वो निकाल देते हैं। तो वो सब जाति एक सब कास्ट करके टर्म उन्होंने निकाला है। अब वो सब कास्ट क्या है नहीं मालूम, शायद कुल वगैरह की बात है। तो वो निकालते हैं कि पंजाब में जो जाट हैं, पंजाब माने पुराना पंजाब, जिसमें हरियाणा वगैरह पाकिस्तान सब आ जाएगा, उसमें 10,000 जाटों की सब जातियां भी हैं। तो वो सब जातियां हैं, तो उसमें किसी सब जाति में 500 ही जाट होंगे, किसी में 50,000 भी होंगे, लाख भी होंगे, ये सब होगा। तो इस तरह के ग्रुप चलते हैं। लेकिन ये जो 50,000 वाला ग्रुप होगा, उसके फिर और टुकड़े होंगे, डिविजन्स होंगे किसी न किसी तरह के। हम जो चलाते रहे कुछ इस तरह से चलाते रहे, और ये है कि ये जो कुछ गांधी जी की कल्पना के अनुकूल ही है काफी हद तक। और उसमें ये है कि भाई अपना अपना तय कर लो, जितना हो सकता हो वहां कर लो, उतना वहां पैदा कर लो, थोड़ा बहुत व्यापार करने की जरूरत हो तो वो व्यापार कर लो। और जो पड़ोसी हैं उनसे जो संबंध रखने हैं पड़ोसी के नाते या राजनीति की दृष्टि से या रक्षा की दृष्टि, वो संबंध रख लो। और ऐसे 100-200 जो समूह होंगे, वो फिर दूसरे और जो समूह होंगे उनसे संबंध रख लेते होंगे। तो ये लूज तरह का कुछ फेडरल स्ट्रक्चर टाइप का कुछ चलता रहा होगा। उसमें कभी कभी वो बहुत तेज राजा वाजा लोग भी होते होंगे या सरदार लोग होते होंगे, वो ये होते होंगे मेरा ही कब्जा क्यों नहीं हो जाए। तो लड़ाई वड़ाई होती ही है, ऐसा नहीं कि ज्यादा लड़ाई नहीं, कुछ तो होती ही है, उतनी नहीं होती कि खत्म ही कर देंगे। जो यूरोप में लड़ाई है वो तो खत्म कर देने की लड़ाई है साधारणता। ये जर्मनी में 45 में चर्चिल का ये कहना था, चर्चिल तो बहुत बड़े नेता हुए हैं, बहादुर हैं, होशियार हैं, ये था कि इसको जर्मनी को ग्रेजिंग ग्राउंड बना दिया जाए, जो कुछ भी खड़ा है उसे गिरा दिया जाए। तो बाद में सुना अमेरिकनों ने दखल दिया, नहीं होने दिया वगैरह। वो भी शायद करते नहीं,
कहने की बात अलग होती है, करने की अलग होती है, लेकिन इस तरह के विचार आते हैं, समाप्त कर देना चाहिए, ये नहीं रहे। और अमेरिका में तो ये हुआ, और मैं बहुत पुरानी बात पे जा रहा हूँ, 500 बरस पहले की। वो अमरीकी स्कॉलर्स ने वो 40 बरस पहले हिसाब लगाया है कि अमेरिका में, दोनों अमेरिका में, दक्षिण और उत्तर अमेरिका में 1492 में जब कोलंबस वहां पहुंचे थे, तब वहां के लोगों की आबादी क्या रही होगी, मतलब उतनी यूरोपियन नहीं है। तो उनके जो एस्टीमेट्स हैं वो ये है कि 9 से 11 करोड़ के बीच में रही होगी। उस समय पूरे यूरोप की आबादी 7 या 8 करोड़ है, 7 या 8 करोड़ है। आज यूरोप के लोगों की आबादी दुनिया में सिर्फ 1500 करोड़ होगी, और वो जो 9 से 11 करोड़ थे वो अगर इसी तरह से बढ़ते तो वो भी 2000 करोड़ हो जाते। वो होंगे शायद मिला करके 2-4 करोड़, वो समाप्त हो गए अलग अलग तरीके से, बीमारियों से, हथियारों से। उनको उनमें चेचक का क्या होता है, हाँ, तो वो लगा करके वो कंबल दया के रूप में उन्हें बांट दिए गए, वो कैदी बनाए गए, और सुबह ये हुआ कि मरे पाए गए। ये काफी पहले की बात है, 200-250, अभी नहीं है, ये 20th सेंचुरी 19th सेंचुरी की करामात नहीं है। मनुष्य जो है वो तो बहुत तरह के काम करता है। तो ये सब हुआ है, तो ये फर्क है हम, लेकिन उस हिसाब से मिलिटरीली हम तो मजबूत लोग नहीं हैं। मतलब ये भी नहीं है साउथ ईस्ट एशिया वाले, अरब लोग भी नहीं है। हमला करते हैं अरबों ने। मोहम्मद के बाद, हजरत मोहम्मद मरे उसके बाद 100 वर्षों में एक तरफ तो स्पेन पे कब्जा कर लिया, मतलब यहां से इजिप्ट के करीब से या अरेबिया से वहां गए, वो 2-3 हजार मील से कम का रास्ता नहीं है, और इधर सिंध तक आ गए, और इधर सेंट्रल एशिया तक पहुंच गए। तो ये कॉन्क्वेस्ट की रफ्तार काफी तेज हुआ करती है। तो ये तो हमारी भी होती होगी, लेकिन हमने उतना नहीं किया। एक तो बड़ा देश था, उपजाऊ देश था, कोई बहुत जरूरत नहीं थी, और ये उपजाऊ होना और बड़ा होना और सुंदर होना, उससे आलस्य भी आता होगा कुछ, मतलब बहुत सारी चीजें आती हों। तो हम अलग तरह से रहे। अब इसमें ये बैठेगा कैसे? मैं तो ये मानता हूं, ये मानना चाहिए कि मनुष्य जो हैं पृथ्वी पर जितने भी हैं, 5-10 तरह के मनुष्य हैं, अलग अलग सभ्यताएं हैं। ये ठीक है कि इनके सबके 2 आंखें हैं, एक सिर है, 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, नाक है, फलाना है, उसमें मिलते जुलते हैं। बाकी चीजों में बहुत नहीं मिलते, स्वभाव अलग है। अलग अलग स्थान पे रहने से अलग अलग उनका कंडीशनिंग हुआ है, और बहुत वर्षों से इतिहास ने किया है, बहुत चीजों ने किया है, तो उनके झुकाव अलग हैं। तो इनमें ज्यादा करीबी नहीं लाना चाहिए, ये थोड़ा थोड़ा दूर ही रहे तो अच्छा है सबके लिए, नहीं तो ये संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि ये आप माने कि मनुष्य में जो क्रोध है या उसका पैशन है वो खत्म हो जाएगा, वो नहीं हुआ करता। व्यक्ति में हो जाता है, मनुष्य मात्र में नहीं होता। तो वो तो रहेगा ही, कभी गुस्सा आएगा ही, कभी वो थप्पड़ मार ही देगा, कभी पत्थर फेंक देगा, कभी कुछ कर देगा। ये अच्छा था। ये जो डिस्टेंस कम हुआ है, इसमें
ये जीवों के लिए, खाली मनुष्यों के लिए नहीं, थोड़ा खतरा पैदा हुआ है, और ये मनुष्य की ओर से। तो उसका तो रास्ते निकलते सकते होंगे। ऐसा नहीं कि इन जो चीजें खराब हो सकती हैं वो अच्छी भी हो सकती हैं। खाली कौशल चाहिए, समझ चाहिए, और तो कुछ नहीं ना। आपके सवाल का जवाब तो होने वाला नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये जो एक बहुत बड़ा भ्रम है कि पश्चिम का साइंस और ये उनकी सभ्यता और ये सब बहुत विकसित थे और हम पिछड़े थे इसलिए हार गए, तो मैं थोड़े से ये बात केवल आपको कहना चाहता हूं कि ये बता दे कि 13, 14, 15वीं शताब्दी में यूरोप में महिलाओं की स्थिति, उनके खान पान की कृषि, उनका उद्योग, ये सब क्या था और उनकी तुलना में हमारे यहाँ क्या था, और फिर ये जो डिस्टेंस बढ़ा है इसके बीच में और क्या क्या चीजें हैं वो थोड़ा सा इसमें ले लें तो ये बात मुझे लगता है, मतलब मेरे हिसाब से पूरी हो जाएगी। मैं जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये 70-80 सेंचुरी काहे के लिए परेशान है? यूरोप की स्थिति आ जाएगी सामने की। अरे भाई सुनिए, अमेरिका में 50 बरस पहले मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया, अमेरिकन स्टूडेंट्स ने, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लड़के हैं, वो मैले कपड़े अपने घर भेज देते हैं और वो 5-7 दिन में धुल करके वापस आ जाते हैं प्रेस होकर के। तो वो चलता रहता है। तो वो नहीं भेजते तो माँ दुखी होती है कि क्यों नहीं भेजे। हाँ। तो ये कोई बहुत भिन्न नहीं होता होगा, और स्त्रियों की जो दशा या दुर्दशा रही होगी, जो यहाँ रही होगी वो वहां नहीं होगी, हमें नहीं मालूम ज्यादा। ये जरूर है इंग्लैंड का कि 1947-48 तक वो साधारण स्त्री जो है वो अपने नाम से बैंक अकाउंट नहीं खोल सकती थी इंग्लैंड में। मतलब नोबिलिटी की लड़की शायद खोल सकती होगी, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन साधारण लोग नहीं खोल सकते थे। और वो मकान तो खरीद ही नहीं सकती थी। या साधारण स्त्री जो है वो काम करती है, पढ़ाती है, मान लीजिए स्कूल में या कुछ करती, इसी तरह के ज्यादा स्त्रियां पढ़ी लिखी स्कूलों वगैरह में ही पढ़ाती थी। और उसका पति है, अकेली नहीं है, पति है, और पति मान लीजिए बेकार है, स्त्री काम करती है, लेकिन उसका जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो पति ही दे देगा, वो स्त्री नहीं भेजेगा। तो अब उसके जो भी मायने, आप तो होशियार लोग हैं, ज्यादा जानते होंगे इन चीजों, मैं तो जानता नहीं। और बाकी ठीक है, अब वो स्त्रियों पुरुषों में कितने झगड़े वहां होते थे, कितने यहाँ होते, वो तो सब जगह होते ही रहते होंगे, आज भी होते हैं। 2000 बोल तो उनमें रामायण में, कंबन रामायण में, और इसमें भी वाल्मीकि में भी, रामचंद्र जी में और सीता में काफी झगड़ा हो रहा है। जब सीता वापिस आई है रावण के यहाँ से, मतलब गाली गलौज जैसे हो रहा है, कंबन में तो खास तौर से। तो ये तो होता ही रहता है, इसके लिए काहे के लिए परेशान होना? क्यों आप रामायण के साथ नहीं सुनना चाहते? नहीं, अभी आपने कहा कि जो अलग अलग सभ्यताएं हैं उनमें दूरियां तो रहनी ही चाहिए, रहती हैं। और आज जो लोगों में एक भ्रम बना हुआ है कि हम जितना ज्यादा नजदीकी जोड़ेंगे, सैटेलाइट के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से सीधे अमेरिका से जुड़ रहे हैं, ये जो आज हवा फैली है, तो ये इतना बड़ा अंतर है। एक तरफ तो हम ये मानते हैं कि भाई सभ्यताएं जितनी अलग रहेंगी उतनी सुरक्षित रहेंगी, और आज की स्थिति है कि सभ्यताएं जितनी जुड़ेंगी उतनी ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो ये जो कंट्राडिक्शन सबके मन में बैठा हुआ है, इसके बारे में ये सभ्यता जुड़ने की बात नहीं है, अपनी बात कर रहे हैं हम। ये पश्चिमी सभ्यता का अंग बनने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ हद तक बने भी हैं हमारे में से कुछ लोग, तो इसलिए ये सब कर रहे हैं।
ये कोई इसलिए नहीं कर रहे कि वो अपना जो पड़ोसी है, गांव वाला है, कस्बे वाला है, शहर वाला है, हमारा जो बर्तन मांजने कोई आता है, ये सब उससे जुड़ने की बात तो नहीं हो रही ना। ये सब आप जो मोबाइल रख रहे हैं, ये अपने गांव में थोड़ी टेलीफोन आप कर रहे हैं, ये तो अमेरिका से ही कर रहे होंगे ना, या दिल्ली से कर रहे होंगे। सारा तो वो होगा ना, वो जो सेंट्रल जगह बन रही है, जो जहां की आप पूजा करते हैं, वो ये है। और उसको पहुंचने का रास्ता है, ये टेलीफोन है, मोबाइल है, रेडियो है, दूसरी व्यवस्था है, हवाई जहाज है, उसे पहुंचे। यहां के नहीं रहते हैं यहां, इसलिए कि हमारा थोड़ा दबदबा चलता है। साधारण लोगों को जितना मिलता है उससे 100 गुना ज्यादा हमें मिलता है। हमें नौकर मिलते हैं, अमेरिका में हमें नौकर नहीं मिलेंगे, ये सब प्रश्न है। इंग्लैंड में नहीं मिलेंगे। तो इंग्लैंड में जो लोग गए यहाँ 47 के बाद दुखी हुए, और हाँ अंग्रेज भी, हिंदुस्तानी, ये पारसी लोग गए काफी सारे। अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, नौकर ही खत्म हो गए। नहीं, उससे पहले नौकर होते थे 47-42 तक। तब तय के बाद धीरे धीरे मिलना असंभव हो गया। तो कुछ ऑस्ट्रेलिया चले गए, कुछ और कहीं चले गए, कुछ ये किया, वो किया। तो ये है, ये कोई सभ्यता जोड़ने की बात नहीं हो रही, कोई नहीं कहता, मतलब भाषा गलत इस्तेमाल करते होंगे, हाँ, लेकिन सभ्यता तो नहीं जोड़ रही। हम जो है ये वो तो किसी ने कहा ना, वो एक मैक्स मूलर का नाम सुना है आप लोगों ने? तो मैक्स मूलर का वो इंग्लैंड में रहता था, थोड़ा बहुत विद्वान है, कुछ संस्कृत उसने सीखी है, पढ़ाता है ऑक्सफोर्ड में, और वेदों का अनुवाद वगैरह किया है। तो उनकी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन, 3-4 बार प्रधानमंत्री हुए, उनसे कुछ परिचय है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो, तो उन्हें वो समझा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ईसा मसीह से 2000 बरस पहले जो लोग बिछुड़ गए थे, उनको मैं ईसा मसीह के 2000 बरस बाद इकट्ठा लाने की ये है। तो वो ये कि जो यूरोप, वो एक थ्योरी ये बनी थी कि यूरोप और भारत के जो लोग हैं वो एक ही हुआ करते थे, वो किसी तरह से बिछुड़ गए, तो इनको इकट्ठा कर रहे हैं। तो उसका नतीजा ये हुआ, मतलब विद्वता का क्या क्या असर होता है। ये तो 100 बरस पहले उसने कहा था, 1870 में कहा था। 1942 में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट जो हैं, जो बड़े राष्ट्रपति हैं, 4 राष्ट्रपति चुने गए, उनकी किसी अंग्रेज प्रतिनिधि से बात हो रही है अगस्त 42 में। तो और वहाँ उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनका फॉरेन मिनिस्टर जैसे होता है अमेरिका में। तो उसमें रूजवेल्ट कहते हैं अंग्रेज प्रतिनिधि से कि मैं हिंदुस्तान के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन अंग्रेज इतना ख्याल रखें कि जो कुछ भी वो तय करे हिंदुस्तान के बारे में, उसमें ये रहे कि जो हिंदुस्तान है वो वेस्टर्न ऑर्बिट में रहे, ऑर्बिट का छत्र छाया में रहे। तो फिर उसके बाद अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहता है कि चाइना का विदेश मंत्री तो कहता है कि हिंदुस्तानी तो एशियाटिक हैं। तो कहते नहीं, वो एशियाटिक नहीं है, वो तो हमारे जैसी हैं, मतलब हमारे रिश्तेदार हैं। तो ये रिश्तेदार तो हैं, सब नहीं, 12% लोग, तो वो रिश्तेदार जो हैं वो अपना संबंध कायम कर रहे हैं। अब उसमें आपको क्या एतराज है? मुझे नहीं समझ। मैं काफरा हूँ। ऐसा नहीं है, आम जनता के पास अब जाके पूछे, वो बोलते हैं जब राज महाराज थे बहुत अच्छा चल रहा था, ब्रिटिश की हुकूमत से फिर भी अच्छा चल रहा था, जब हमारा सरकार आए पूरा खराब हो गया। तो ऐसे बड़े लोगों के पास जाके पूछे, वो बोलता है आजकल जमाना खराब है। जैसे कि मैं सोचता हूँ, ऐसा मेरा परसेप्शन है, जैसे हमारा माँ पिताजी थे, जैसे उनकी ओल्ड जनरेशन जो बन गए, वो लोगों ने कहीं गलती किया, क्योंकि वो लोग वही जमाने पे जिया जब गांधी जी थे, जब ग्राम स्वराज की बात उनको समझ में आती थी। फिर भी यह घर घर में
कि ज्यादा से ज्यादा ये मिडिल क्लास में ऐसा क्यों सिखाया गया हमको पैसे की पीछे जोड़ना? जैसे नेशनलिटी फीलिंग कभी ऐसा बीज डाला ही नहीं है, लेकिन अभी जो आ रहा है, जैसे कि अभी हमारा यहाँ देखो कि अभी जो हमारी जो जनरेशन में आ रहे हुए उनके पास अभी नेशनलिटी फीलिंग बढ़ रहा है। ऐसे कहीं विदेश में भी चले जाओ कि अभी आजकल के जो स्टूडेंट्स है वहाँ काम कर रहे हैं, वो लोग इस्कॉन जाते हैं, मंदिर जाते हैं, भजन करते हैं। ये बाहर जाने के बाद हमारा ये जो नेशनलिटी फीलिंग है, आध्यात्मिक भावन जो है, सब बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ अगर आके वापस यही पिताजी से ये पूछे कि मैं वापस आ गया हूँ, मैं कुछ करने चाहता हूँ, वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं क्यों कर रहे हो, तुम वहीं जाओ, पैसा कमाओ, ये देश में कुछ नहीं मिलता। क्यों? मेरा यही शक है, इतना सब संस्कृति था, इतना सब था, जैसे बड़े वाले बोलते हैं आजकल की जमाना खराब है, लेकिन वो क्यों वो चेन था वो मिस हो गया, वो लिंक बदल गया, कैसे और क्यों? नहीं, ऐसा शायद नहीं है। मेरे ख्याल से आज से कोई 150 बरस पहले हम बदलना शुरू हुए, सब लोग ने। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, समृद्ध हैं, इन्होंने मन में हार मान लिया। ये हुआ कि हमारे बस का तो स्वतंत्रता लाना संभव नहीं है, इसलिए किसी तरह से इनसे संबंध करके ही, इनकी भाषा सीख के, इनका ज्ञान प्राप्त करके कुछ जितना हो सकता हो करो। और अंग्रेजों ने ये किया कि लोगों को इतना दबाया और लोगों को काम धंधे बंद किए, मतलब उनको इनएक्टिव कर दिया, आलस से उनमें ला दिया। तो फिर तो सब ऑर्डर ही ऑर्डर था ना, डिस्टर्बेंस नहीं रह गया ज्यादा समाज में। कभी थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, जैसे 1857 में हुआ, जब बाद में एक बड़ा गाय के को लेकर के आंदोलन हुआ 1880 के करीब में, तो लेकिन विशेष नहीं हुआ। तो विशेष ये है कि ज्यादा लोग जो साधारण अच्छी तरह से रहते थे और कुछ अंग्रेजियत में पड़ गए थे, उन्हें तो वो समय अच्छा ही लगता था। और ये होता होगा, और ये बतलाया गया होगा, पहले तो लूटमार ही होती थी, डाकू बहुत होते थे, फलाना होता था, शिक्षा भी तो ये सब करती है ना, तो वो हुआ होगा। फिर महात्मा गांधी आ गए, या ये बंगाल का स्वदेशी आंदोलन हुआ, तो फिर उसके बाद गांधी जी आ गए, और गांधी ने गाने नहीं, खड़े हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो। और कुछ खादीवादी की कुछ बात चली, वो चला भी, और चीजों की चली, और हमें कुछ लगने लगा कि हम तो, हमारे में तो प्राण वापिस आ गया है, अब तो खड़े हो जाएंगे, कुछ बन जाएगा। तो गांधी जी ने जो किया, मेरे ख्याल से वो जो टूटा फूटा था हमारे पास, जो औजार रह गए थे, उन्हें जोड़ जाड़ करके पट्टी वट्टी लगा दी, कुछ मटम वटम लगा दिया, खड़ा कर दिया, प्राण जैसे दिखने लगे। फिर वो गांधी जी चले गए और वो राज्य पलटा, तो उसमें ये सब गिर गया, मतलब वो लूला लंगड़ा जैसा था वैसा हो गया। नहीं, गलती नहीं हुआ, ये हमने कोशिश की कुछ करने की, और उस कोशिश को जारी रखते तो कुछ कहीं निकल जाते। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो कर रहे थे उसको दुनिया देख नहीं रही थी, देख भी रही थी, और उसे डर लगता था कि उसके जो अधिकारी लोग थे कि कहीं ये आगे ही ना निकल जाए, कहीं इनके लोग, इन्होंने जो मर्यादाएं दी हैं, स्टाइल दिया है, उसी से खुश ना हो जाए, और अगर इनके लोग खुश हो गए तो हमारे यहाँ भी उसका असर हो सकता है। तो ये महात्मा गांधी की तरह का जो बात है, ये तो समाप्त होनी चाहिए, पीछे नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये वेस्टर्निज्म के लिए खतरनाक हो सकता है। गांधी जी वाला तरीका जो है ना, वो चल पड़ा, क्योंकि पता नहीं चलता। लेकिन लोग करोड़पति होते हैं ना, तो फिर सवेरे उठते हैं, कहते हैं अरे चलो क्या है, मैं तो सन्यासी हो रहा, कर ही देते हैं ना। और ज्यादा नहीं होता, ज्यादा कभी भी नहीं होता होगा, पहले भी नहीं होता होगा, लेकिन होता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता इन चीजों में, क्योंकि हिंदुस्तान के बारे में मानते हुए ऐसा अंग्रेज की कुछ पता नहीं है।
नहीं, वो अपने बारे में भी यही मानते होंगे, कुछ पता नहीं है। अब वो मान दे, उसको चक्कर मार दे। मान लीजिए जो इराक में हुआ उनके यहाँ हो जाता तो हो सकता है ना, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। मुझे लगा आपने जो कहा ना कि मानस समझना चाहिए, तो मैं ये समझती हूँ कि ये कहना चाहते हैं कि गांधी जी ने जो कहा था ना कि लोगों की पल्स गांधी जी समझ सकते थे, लोकमानस, तो ये मीनिंग है। और गांधी जी ने कहा कि मैं लोगों के मन में थे, वो मैंने निकाला। तो मुझे लगता है कि गांधी जी ये कहना चाहते हैं शायद कि लोग गांव के हैं, वो उसके पास वाचा नहीं है लेकिन शक्ति है, समझ शक्ति है। गांव के लोग ये जानते हैं कि ये भ्रष्टाचार चल रहा है, अराजकता चल रही है, जो हमारे नेता है वो ठीक नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो सब समझते तो है ही, उसके पास वाचा नहीं है। तो मैंने उसके पास से समझा कि ये प्रॉब्लम्स है, ये समझते ही है और उसके पास उसके बनाए हुए रास्ते भी है, वो मैंने ठीक ठाक करके दिया। तो लोगों के मन को वाचा दी, शायद ये गांधी जी कहना चाहते थे। और तीसरा आपने मुझे भी मालूम क्या कहना चाहते थे कि आप सुशीला नायर की एक किताब है, बाबू की कारावास कहानी, वो उन्होंने लिखी है। उसमें उनकी बातचीत है गांधी जी से। वो बातचीत में 4-6 सेंटेंसेज में ये कहा गया है, उसके अलावा और जगह भी कहा गया है। लेकिन ये किताब यहीं कहीं मिल जाएगी। आप बंग साहब से कहिए, किसी से कहिए, वो आपको तलाश कर देंगे। बंग साहब को पता भी होगा क्या कहा गया है, इन्होंने पढ़ा होगा, सब कुछ किया होगा। तो मैं तो उससे कोई अथॉरिटी नहीं हूँ महात्मा गांधी पे। मैं थोड़ा बहुत पढ़ा है उन्हें, उससे ज्यादा। मेरा ये प्रश्न ये कि गांधी जी ने उस वक्त जो जनमानस का अभ्यास किया, उस वक्त जब आजादी मिली, आज से पहले, तब तो लोग इतने जुड़े हुए तो नहीं थे, अलग अलग बिखरे, तब भी गांधी जी ने सब लोगों को इकट्ठा कैसे किया, लोग मानस तो उसने समझा। अभी तो हम इतने जुड़े हुए एक दूसरे से, फिर भी तो 2 फर्क मुझे जो दिखाई देते कि तब थोड़ा स्वार्थ कम था, निस्वार्थ लोग ज्यादा थे शायद। इस वक्त तो लोग अपना तो बहुत ही सोचते हैं, एक है। और वेस्टर्न इफेक्ट जो है, गांधी जी ने ये कहा था कि वेस्ट की इफेक्ट है, उसके इफेक्ट में तो आना ही नहीं, वरना तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। हुआ क्या कि इफेक्ट में आ ही गए और सत्यानाश हो भी गया। तो अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तो लोग मानस में इतना परिवर्तन आ गया कि स्वार्थ बढ़ तो गया है, उस वक्त था उनसे तो ज्यादा ही है, लोग अपन का ही सोचते हैं। निकल जाइए उसमें से, तो मतलब जिसमें आ गए उसमें से निकला भी जा सकता है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही तरफ का रास्ता है, बाहर निकलने का नहीं है। ये तो गलत फहमी है। ये तो कुछ वो है कि अभिमन्यु जो है, जो उसमें चक्रव्यूह में फंस गया, तो उसको रास्ता नहीं आ, लेकिन वो तो मूर्ख था, इसलिए नहीं निकल पाया। रास्ता तो था, उसे बतलाया नहीं गया था लोगों को। लेकिन कैसे एकत्रित किया जाए और इसमें जोड़ दिया? नहीं, लोग तो आप हिम्मत दिखलाएंगे, आप जैसे लोग, तो लोग तो खड़े हो जाएंगे। लोगों में हिम्मत है। आप लोगों को आपको डर लगता है अपने लोगों से, मुख्य प्रश्न ये है। हम तो अमेरिके के जूते साफ करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन अपने लोगों के साथ तो हम सहकार नहीं करना चाहते, क्योंकि ये तो इन्हें तो हम आदमी नहीं मानते। और ये सबके लिए, मतलब मेरे ख्याल से कोई भी यहाँ जो बैठे हैं उनमें वो सभी ऐसे हैं। हाँ, नहीं सचमुच में तो मुझे ये अब ये कहना नहीं चाहिए, बदतमीजी की बात कर रहा हूँ। और मैं नहीं, एक बात मैं कह देता हूँ यहाँ, मुझे ये बहुत दिनों से लगता है, और अभी से नहीं, बरसों से, कि ये आश्रम जो गांधी जी के बने, ये सेवाग्राम, मतलब आश्रम वो नहीं कि जिसमें गांधी जी रहे, वो बात मैं नहीं कर रहा, ये मॉडल हो गया। और इसी तरह के 200-400 और आश्रम बन गए देश में। और ये महात्मा गांधी को एक परेशानी है जो वो कह रहे हैं, सन 36 में कह रहे हैं कि गांव के अंदर रहना तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। गांव के किनारे पे तो रह सकता हूं, बीच में नहीं रह सकता। उन्हें उसकी आदत नहीं है, कोई कारण है, वो बतलाते नहीं है ज्यादा। तो ये जो आश्रम ये गांव से हटके बने हैं, 500 गज पे, 1000 गज पे, 200 गज पे, ये खराब मॉडल है। इसने हमें अलग कर दिया, और उसी से ये जो एनक्लेव्स बन गए हैं, कॉलोनीज बन गई हैं शहरों में। पुराने शहर हैं, दिल्ली है, उसका चांदनी चौक है, उसके कटरे हैं, फलाना है,
फिर वो हुआ कि तिमारपुर बन गया और फिर बाद में ये नए नए नगर बन गए और चाणक्यपुरी बन गया और फलाना हो गया। तो ये तो नहीं होता, ये तो विदेशी सब है। हम भारत में विदेश कायम कर रहे हैं और हमें अच्छा लगता है और हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि हमारी दशा ये है। हम जो इन सब चर्चाओं में हिस्सा लेते हैं या यूरोप घूमते हैं या अमेरिका घूमते हैं या व्यापार करते हैं या गांधी जी का प्रचार भी करते हो, लेकिन हम विदेशी हो गए हैं, इसमें तो हो रहा नहीं। और वो उसमें भूले हुई हैं, उन भूलों को दुरुस्त करना पड़ेगा। गलत रास्ते हमने पकड़े हैं और उसमें गांधीवादियों ने सोचा है नहीं सोचा है मुझे नहीं मालूम, और गांधीवादी तो बड़े लोग हैं, मैं तो मेरी हिम्मत नहीं है कि सब पूछने की उनसे। एक छोटी सी बात कि जैसे रविंद्र शर्मा जी ने बताया कि हिंदुस्तान में पहले समाज में व्यवस्थाएं कैसी थी कि 18 तरह के जो कारीगर होते थे गांव में, उनको सबको सुरक्षा और सम्मान मिल जाता था। तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, समाज समृद्ध था। तो ये सवाल मैंने उनसे भी किया था, पूरा मैं समझ नहीं पाया कि कुछ तो ऐसी कमी रही होगी कि लोगों ने राजा को अपना अंश देके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, इसलिए अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को, बाद में अंग्रेजों को राजाओं की फूट के कारण आने का, घुसने का मौका मिला, व्यवस्थाओं को तोड़ने का मौका मिला। तो ऐसी क्या कमजोरियां थी कि उनको समझेंगे तो ही शायद आपस ठीक कर पाएंगे, जब तक अपनी गलती मालूम नहीं चलेगी। तो वो धर्मांधता थी या भाग्यवाद था, ये कामचोरी आलसी हिंदुस्तान में समाज में कब घुसा? ये अंग्रेजों की गुलामी के बाद घुसा या पहले से था? मुझे तो लगता है सबसे गंभीर समस्या कि 99% लोगों के दिमाग में राष्ट्र नाम की चीज आज तो नहीं है। मेरे घर वालों के दिमाग में भी नहीं हो कि तो ये क्या है? देश बचाना हमारा काम थोड़ी है, ये तो भगवान का काम है, हम तो घर बचाएं। तो ये जो राष्ट्र के प्रति करते हुए का बिल्कुल बोध नहीं है। कारण बहुत से होंगे, शिक्षा नहीं है, जो भी है, लेकिन ये शुरुआत कब हुई? जब इतना समृद्ध सोने की चिड़िया था हमारा समाज, जगत गुरु था, तो ये आलस्य, काम चोरी, हरामखोरी कब से घुसी है? ये जगत गुरु कब था? ऐसा कौन कहता है? हमने तो पढ़ा है। हम कहते हैं ना, हम बहुत बातें कहते हैं, आप उसे खोजिए कैसे व्यक्ति कहते हैं, या ये जो बातें और आप मेरे से पूछ रहे हैं, ये तो आपको ही खोजने का है ना। नहीं तो आप लोग यंग लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, आप पे इन्वेस्टमेंट हुआ है, आप लोग क्यों नहीं खोजते? नहीं, मैं तो यहाँ तो ये पूछने का नहीं है ना। यहाँ विद्वान से विद्वान आदमी आप बैठा लीजिए, वो तो जवाब नहीं दे पाएगा। अब बुला लीजिए किसी को भी, और प्रधानमंत्री को बुला लीजिए, बहुत विद्वान है वो, या जोशी को बुला लीजिए, वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर हैं, फिजिसिस्ट हैं, कोई नहीं जवाब दे पाएगा। नहीं, ऐसा अभी तो मैं तो ये समझ पाया कि ये सबसे बड़ा कारण है कि इतना जबरदस्त बोलने के बाद भी राजीव भाई की बातों का असर इसलिए नहीं होता। तो राजीव भाई की बात होने से क्या दुनिया थोड़ी हिल जाएगी? नहीं, हिलानी तो पड़ेगी ना। नहीं, लेकिन आप मनाइए 1000 राजीव भाई जैसे लोगों को, हो जाएगा। नहीं, पर ये इतना अंदर तो घुसा हुआ है दिमाग में। नहीं, क्या घुसा हुआ है? धर्मांधता कि कौन सी धर्मांधता घुसी हुई है? जो भाग्य में लिखा वो मिल नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें कुछ करने का मौका मिलता है तो करते भी हैं। ये तो एक्सप्लेनेशन है, कुछ नहीं होता तो एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। वो कैसे ये दुख के साथ जीवित नहीं रहा जाता, उसको एक्सप्लेन, उसको हटाया जाता है। तो हटाने के रास्ते हैं। आप उन्हें इतना तो मौका दीजिए कि भूल भुलैया में रह सके। जब तक आप कर नहीं पाएंगे, शक्ति नहीं होगी, तब तक नहीं करेंगे। नहीं, सुनिए, मतलब ये अभी मैंने कुछ पढ़ा था। महात्मा गांधी ने यहाँ नई तालीम शुरू की, आपने सुना होगा। तो नई तालीम की एक पहली मीटिंग हुई है और उसके बाद नई तालीम का वो एक संस्था बनी है 5-7 दिन बाद, और उसमें पहली मीटिंग जो हुई है उसमें महात्मा गांधी बोले हैं। उनके कुछ प्रश्न किए गए हैं, क्या करना है। तो वो कह रहे हैं कि नई तालीम जो है ये किसी उसके द्वारा
उद्योग के द्वारा होगा, लेकिन वो उद्योग खेती नहीं होगा, खेती के द्वारा वो नहीं हो सकता। कारण उन्होंने बहुत नहीं दिए। उन्हें लगता है कि खेती में मुश्किल होने वाली है, वो शायद कानूनी कारण है, बहुत सारे कारण है। फिर वो बतलाते हैं तो खाली उन्हें एक उद्योग दिखता है, लोहार का काम भी दिखता है और काम दिखते हैं। और उसमें वो कहते हैं कि 7 वर्ष के बाद जो विद्यार्थी है वो इस काबिल हो जाना चाहिए कि वो 15 रुपए महीना कमा सके, 50 पैसे रोज। फिर वो कहते हैं कि अगर उसको रोजगार नहीं मिलता तो ये जरूरी है कि उसको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया जाए। अब ये बात जो महात्मा गांधी ने कही है, कहीं भी गांधी जी के ग्रंथों में नहीं आई है। ये नई तालीम का जो गाना दिन भर गाते हैं, दिन रात चलता है, उन्होंने नोट नहीं किया है कि वो ऐसा भी बोल गए थे। मतलब उस जमाने में किया वो मुझे नहीं मालूम, मैंने पिछले 20-30 साल में तो नहीं सुना। बड़ी बात कही है महात्मा गांधी ने। हम तो सुनते नहीं हैं, बहरे हैं, जान करके बहरे हैं, क्योंकि कुछ करना पड़ जाएगा, करना नहीं है। बगैर किए सब कुछ मिल जाता, तो वो तो नहीं। अब आप भाषण मत दीजिएगा। बहुत गंभीर बात है बताई। मुझे लगता है कि राजीव भाई को कुछ बोलना चाहिए इसके बारे में। हम सब बातें करते हैं तो वो तो पीछे बैठे बैठे सिर्फ सुन रहे हैं क्या तमाशा हो रहा है। आप आइए और कुछ समापन कीजिए तो अच्छा है। हाँ। और आपने जो बात किया, मैं समझता हूँ ये बात इसलिए किया था गांधी जी ने कि जो विद्यार्थी 7 साल के बाद उद्योग द्वारा शिक्षण लेने के बाद वो इतना सक्षम हो जाएगा कि उसको कुछ देने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो खुद नहीं, ये सब आप बहानेबाजी मत करिए। ये नहीं, ये नहीं, साफ बात है। गांधी जी ने कहा है अगर वो नहीं हो पाता तो इतना हम देंगे। ये समाज की जिम्मेदारी होगी, राज्य की जिम्मेदारी होगी। आप भागे मत इससे। ये गांधीवादियों का जो भागने का एक तरीका है, ये अच्छा नहीं है। ये सारे भारतीयों का है, लेकिन बदकिस्मती से गांधीवादियों का भी है। नहीं, सब हैं यहाँ जितने बैठे हैं सब गांधीवादी है। महात्मा गांधी ने कोई सम्मेलन था गांधी सेवा संघ का, तो पूछा कितने सदस्य हैं, तो उनके सेक्रेटरी थे, बहुत होशियार आदमी थे, उन्होंने कहा 500 हैं या 400 हैं। तो कहा कि मैं तो 5-7 हजार लोग देख रहा हूँ, ये सब सदस्य ही है ना। तो सब सदस्य ही थे, ऐसे फालतू थोड़े लोग आते हैं, वो रुचि होती है इसलिए आते हैं। तो ये मत कहिए कि गांधीवादी यहाँ आकर के सेवाग्राम में मीटिंग करके हफ्ता भर 10 दिन, तो आप तो गांधीवादी तो हो ही गए। और ये गांधीवादी नहीं है प्रदीप, तो क्या है ये? बहुत मैं बदतमीजी की बातें बहुत कह गया, वो मुझे जो अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन नहीं, गांधी जी पे बात मत करिए तो अच्छा है, क्योंकि वो फालतू में उन्हें क्यों घसीटते हैं हम अपने इसमें। पूज्यनीय आदरणीय धर्मपाल जी ने आज अपना बहुत समय हमें दिया और समुचित मार्गदर्शन हमको दिया, एक नई दृष्टि हमको दी। बहुत सी बातें उन्होंने सूत्र रूप में कही हैं, जिन श्रोताओं को वो बहुत नहीं समझ में आई हो, तो वो मैं फिर से कहूंगा कि उनकी भारत का स्वधर्म जो पुस्तक है उसको एक बार पढ़ेंगे अब ध्यान से, मतलब सुनने के बाद, जिन्होंने पहले नहीं सुना हो, तो अब एक और आपको उसमें से जो आज उन्होंने कहा है वो समझ आपको आएगी। मैं अपनी तरफ से क्या आभार व्यक्त करूं, आप सबकी तरफ से आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया, इसके लिए हम सभी को जो ज्ञान मिला उसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। हमारे बहुत आग्रह अनुनय विनय के बाद आपने बोलना स्वीकार किया था। आपने कहा था